all of you in Alchem Science Tutorials. Myself Irfan Khan from Alchem Science Tutorials. तो आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे लाइफ प्रोसेस, जो 10th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी से रिलेटेड जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें डिफरेंट टाइप की जो लाइफ प्रोसेस है उनकी आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली होती क्या है। लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसी बेसिक एक्टिविटी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी एनिमल या किसी प्लांट के लिए लाइफ को सरवाइव करने के लिए नेसेसरी होती है। इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मतलब बहुत सी एक्टिविटी जो एक एनिमल प्लांट सरवाइव करने के लिए परफॉर्म करते हैं, इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। इस लाइफ प्रोसेस नाम के जो टॉपिक में हमें आज जनरली न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नाम की प्रोसेस को सीखना है। लेकिन इस लेक्चर में हम दो प्रोसेस को सीखेंगे, एक जो है न्यूट्रिशन और दूसरी है रेस्पिरेशन। ठीक है, और आने वाले लेक्चर में हम रिमेनिंग जो प्रोसेस बाकी है उनकी स्टडी करेंगे। तो पहले तो हम रेस्पिरेशन में न्यूट्रिशन क्या होती है ये सीखेंगे। तो पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब पहले तो न्यूट्रिशन मतलब होती क्या है वो हमें अंडरस्टैंड करना है। न्यूट्रिशन मतलब ऐसी प्रोसेस जिससे नेसेसरी न्यूट्रिएंट ऑब्टेन की जाते हैं, इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। और जिससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन मतलब न्यूट्रिएंट जिस प्रोसेस से ऑब्टेन की जाती है प्लांट में, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को हम पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे, मतलब बेसिक मीनिंग क्या है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस मतलब जो ग्रीन प्लांट हो गए वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हो गए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, उनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस तरह के प्रोसेस को कहा जाएगा फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू complex organic materials such as carbohydrate with the help of sunlight, it's called as photosynthesis। अभी इसी फोटोसिंथेसिस को केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर लेंगे एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में जनरली, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, फोटोसिंथेसिस में जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी रिएक्शन सनलाइट के साथ होगी और ये सनलाइट क्लोरोफिल एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब करेगा और फिर बाद में उस कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में हो जाएगा इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन थी फोटोसिंथेसिस की। तो अभी हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि फोटोसिंथेसिस में किस तरह के इवेंट टेक्स प्लेस होते हैं, मतलब किस तरह के इवेंट वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो जनरली 5 इंपॉर्टेंट इवेंट फोटोसिंथेसिस में होते हैं, जैसे कि हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे। पहला जो इवेंट है यहाँ पर जो क्लोरोफिल होगा, जो क्लोरोफिल जनरली क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर में से जो सनलाइट होगी उसमें से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और इसके बाद ही जो फोटोसिंथेसिस नाम की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। दूसरा इसमें जनरली ये होगा कि जो लाइट एनर्जी होगी, जैसे कि एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन की गई जो लाइट एनर्जी होगी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लाइट एनर्जी मतलब जो लाइट एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन किया जाएगा बाय द क्लोरोफिल, उसका कन्वर्जन जनरली बाद में जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए मतलब केमिकल एनर्जी में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में फॉर्मेशन ऑफ O2 मतलब जो ऑक्सीजन भी इस प्रोसेस में फॉर्म होगा। जो 4th नंबर की जो इसमें इवेंट टेक्स प्लेस होगा वो जनरली जो वाटर मॉलिक्यूल आप रिएक्शन में देख रहे हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि इधर यहाँ पर दूसरी साइड में जो वाटर मॉलिक्यूल था वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया। ठीक है, और जो लास्ट वाली सबसे इम्पोर्टेंट फेनोमेनन इसमें ऑब्टेन होगा वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो वही कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट
हो जाएगा। तो इस तरह के 5 इंपॉर्टेंट इवेंट फोटोसिंथेसिस में हो गए। पहला जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल में कन्वर्ट होगी, दूसरा जो केमिकल एनर्जी जो मतलब लाइट एनर्जी होगी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फॉर्मेशन ऑफ O2 भी यहाँ पर होगा, और कन्वर्जन ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पर टेक्स प्लेस होगा। तो न्यूट्रिशन के जनरली 2 टाइप है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस नाम की जो प्रोसेस थी वो सीख ली। अभी हमें सीखना है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन मतलब जो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें 3 टाइप के न्यूट्रिशन के सोर्स या मोड को सीखना है। पहला है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा है हेलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब एक सिंपल टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो फूड ऑब्टेन करेंगे डेड और डीके मटेरियल से, मतलब जितने भी डेड और डीके मटेरियल्स होंगे उनसे कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करेंगे। इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरह की न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनके एग्जांपल यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस। तो ये था सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद हमें सीखना है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक टाइप है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो जनरली दूसरे एनिमल से फूड ऑब्टेन करेंगे लेकिन विदाउट किलिंग, मतलब वो जिससे फूड ऑब्टेन करेंगे उसको किल नहीं करेंगे। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जनरली जो मॉस्किटो होते हैं, टैपवॉर्म, और वो इस तरह के न्यूट्रिशन को मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। मतलब मॉस्किटो जनरली ह्यूमन को बाइट करता है और उसके बाद वो मतलब जो ब्लड ऑब्टेन करता है, मतलब न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लेकिन वहाँ पर किलिंग नहीं होती वो ऑर्गेनिज्म की जिससे वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। लास्ट वाला जो न्यूट्रिशन है वो है इस तरह के न्यूट्रिशन जो होगा, मतलब हेलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होगा जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो फूड तो ऑब्टेन करेंगे लेकिन एक कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोसेस से वो फूड ऑब्टेन करेंगे, जैसे कि इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और लिक्विड मटेरियल का और सॉलिड मटेरियल का वहाँ पर एसिमिलेशन होगा। इसमें जनरली ऐसे एनिमल हो गए जो इस तरह की हेलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे। उसकी जो एग्जांपल है यहाँ पर एनिमल और ह्यूमन इस टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करेगी। ये थे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप। पहला है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा है हेलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इन तीनों टाइप को हमने अंडरस्टैंड कर लिया और उनके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। ठीक है, तो इसके बाद हमें देखना है जो न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन में किस तरह से न्यूट्रिशन होती है वो हमें देखना है। जो मतलब ह्यूमन में किस टाइप से न्यूट्रिशन होगी उसे हमें देखना है यहाँ पर। अभी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहले तो जनरली आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इतने ऑर्गेनिज्म, मतलब इतने जो ऑर्गन हो गए, ये सब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में अपना जो रोल्स है वो प्ले करेंगे, जैसे कि माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, इसोफेगस, स्टमक, ब्लैडर, पैनक्रियास, और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस तरह के सब जो ऑर्गन होंगे अपना स्पेसिफिक रोल न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में प्ले करेंगे। पहले तो फूड आपने ऑब्टेन किया थ्रू द माउथ, फिर बाद में विद द हेल्प ऑफ टीथ उसको स्मॉलर पीसेस में या स्मॉलर पार्ट में कट करेंगे। फिर बाद में जो वहाँ पर टंग होगी वो इट वेरी यूजफुल फॉर द टेस्टिंग एंड रोलिंग ऑफ फूड। ठीक है, इसके बाद जो माउथ होगा, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होगा, और वो सलाइवरी ग्लैंड का काम होगा सलाइवा प्रोड्यूस करने का। जो सलाइवरी ग्लैंड होगा वो सलाइवा वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, और जो सलाइवरी ग्लैंड होगा उसमें जो सलाइवा प्रोड्यूस किया जाएगा उसमें सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल वो एंजाइम प्ले करेगा। उस एंजाइम का जनरली काम ये होगा कि जो फूड हमने स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन किया है उस फूड को
का जो स्टार्च होगा उसको सिंपल शुगर में उसे ब्रेक डाउन करना, मतलब रिएक्शन के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्च जो फूड में होगा उसकी रिएक्शन, मतलब उसमें सलाइवरी एमाइलेज मिक्स हुआ और वहाँ पर सिंपल शुगर मतलब ग्लूकोज वहाँ पर फॉर्म। जो पैसेज होगा एक जिसे ईसोफेगस कहा जाता है, वो ईसोफेगस जो होगा वो माउथ से स्टमक में जो फूड को ट्रांसफर करेगा उस तरह के ऑर्गन को कहा जाता है ईसोफेगस। और वो ईसोफेगस एक कैनल का या पैसेज का रोल वहाँ पर प्ले करेगा, वो जनरली फूड को माउथ से स्टमक तक ट्रांसफ़र करेगा। फिर बाद में फूड स्टमक में आने के बाद स्टमक में जनरली एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा और जो गैस्ट्रिक जूस होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और उस गैस्ट्रिक ग्लास में जो गैस्ट्रिक जूस होगा उसमें जनरली 3 टाइप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे, एक होगा HCl और दूसरा होगा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। और इन तीनों कंपोनेंट्स फिर अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करेंगे। HCl जो होगा वहाँ पर HCl, पेप्सिन और म्यूकस, इनका स्पेसिफिक रोल होगा वहाँ पर फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो HCl का जनरली जो रोल होगा वहाँ पर जो फूड होगा उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना, ये वहाँ पर HCl का रोल होगा। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस किए गए जो गैस्ट्रिक जूस में HCl होगा उसका जो रोल होगा वो जो फूड होगा उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उनको भी कन्वर्ट करना। पेप्सिन का वहाँ पर रोल ये होगा कि फूड में जो प्रोटीन्स होंगे उन प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, ये किसका काम होगा? पेप्सिन का। फिर बाद में म्यूकस जो होगा, जो स्टमक की थिन लाइन होगी उस लाइन को प्रोटेक्ट करने का जो काम होगा वो होगा म्यूकस का। सो इस तरह से गैस्ट्रिक जूस के जो कंपोनेंट्स है HCl, पेप्सिन्स, म्यूकस, इनका सभी का रोल हमने देख लिया। इसके बाद फूड जनरली एक जो ऑर्गन है लीवर का जो जनरली जो फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा और बाइल साल्ट भी वो प्रोड्यूस करेगा। लीवर का जो काम होगा वो बाइल जूस और बाइल साल्ट प्रोड्यूस करने का होगा। और इस बाइल साल्ट का और बाइल जूस का स्पेसिफिक रोल होगा फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फूड में। जनरली ये जो बाइल जूस होगा वो फूड को अल्कलाइन बनाएगा और जो बाइल साल्ट होगा जो फूड में जो फैट हो गए उस फैट को स्मॉलर पीसेस में या स्मॉलर मॉलिक्यूल में फर्दर ब्रेक डाउन करेगा। फिर बाद में वहाँ पर एक स्मॉल ऑर्गन होगा जिसे कहा जाएगा गाल ब्लैडर। जो गाल ब्लैडर होगा वो जो लीवर से जो प्रोड्यूस किए गए बाइल जूस और बाइल साल्ट हो गए उनको स्टोर करने का जो काम होगा वो गाल ब्लैडर का होगा। फिर बाद में हमें देखना है एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम है पेनक्रियाज जो होगा वो पेनक्रियाटिक जूस यूज करेगा, प्रोड्यूस करेगा और जनरली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। जो लाइपेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और लाइपेज जो काम है वो फैटी एसिड को मतलब फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का। यहाँ तक फूड का जो कन्वर्जन हो गया वो हो गया, स्टार्च था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फैट जो था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन जो था वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। स्टार्च जो था वो अमाइलेज के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फैट जो था वो लाइपेज के थ्रू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन जो पेप्सिन के थ्रू अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसी कंपोनेंट्स को फर्दर ट्रांसफर किया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। जो ये कंपोनेंट्स है फूड के ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ये न्यूट्रिएंट को फिर बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उसमें जनरली एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा जिसे कहा जाएगा विल्ली, और वो जो विलीज होंगे वो जनरली उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा ब्लड वेसल से के पास। तो जो वॉट एवर द न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स फिर बाद में न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन किए गए जैसे कि स्टार्च, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और जितने भी होंगे वो फिर बाद में ब्लड वेसल को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ विलीज, ठीक है। और वो ब्लड वेसल फिर बाद में ईच एंड एवरी सेल को ट्रांसफ़र करेगा वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन के तक तो न्यूट्रिएंट आ गए। फिर बाद में जो रिमेनिंग अनएब्जॉर्ब फूड होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब नहीं किया उस फूड को जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फिर बाद में जो लार्ज
इंटेस्टाइन्स की जो वॉल होगी वो उसमें से फिर से एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और फिर बाद में जो अनवांटेड मटेरियल्स हो गए वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनस। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोसेस थी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। जो अनवांटेड मटेरियल्स होगा वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें सीखना है रेस्पिरेशन। पहले तो हमें सिंपल टर्म में रेस्पिरेशन मतलब होती क्या है इसे अंडरस्टैंड करना है। रेस्पिरेशन मतलब एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जनरली जो सेल्स हो गए, ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हो गए, वो ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह के प्रोसेस को कहा जाएगा रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब जनरली सिंपल वर्ड में अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो ऐसी प्रोसेस जिससे सेल हो गए ऑर्गेनिज्म के, वो एनर्जी ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह के प्रोसेस को कहा जाएगा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के जनरली यहाँ पर दो टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन दो टाइप में क्या डिफरेंस है वो हमें अंडरस्टैंड करना है और इन दो टाइप के एग्जाम्पल क्या होते हैं वो भी हमें इसके बाद देखना है। पहला टाइप जो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगी लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहा जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी तो होगी लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी। और दूसरी है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन अब्सेंस होगा या कुछ कंडीशन के वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन का लैग भी हो सकता है। तो ये थे दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो चलो एक मतलब यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस से ऑब्टेन किया, फिर बाद में उसे साइटोप्लाज्म में वो चला गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद उसका पायरुवेट और एनर्जी में कन्वर्जन होगा। फिर बाद में वही पायरुवेट अब क्या करेगा, वहाँ पर वो रिएक्शन शो करने के बाद अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर वो रिएक्शन शो करेगा, मतलब फर्मेंटेशन नाम की जो प्रोसेस होती है सेम प्रोसेस यहाँ पर होगी। मतलब वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस प्रोसेस में फिर से दूसरी प्रोसेस, अगर यहाँ पर अब्सेंस था लेकिन यहाँ पर अगर लैक कुछ कंडीशन की वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर लैक है, तो वहाँ पर मसल्स में जो मतलब जो रेस्पिरेशन होगी वो यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू हम समझा रहे हैं। तो लैक्टिक एसिड वहाँ पर प्रोड्यूस होगा और एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होगी जब ऑक्सीजन लैक होगा। और तीसरी कंडीशन में ऐसा होगा कि जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वहाँ पर उस तरह से प्रोसेस होगी। अब हम रेस्पिरेशन एंड ह्यूमन, मतलब ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसी होगी उसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम जनरली इतने जो टाइप के यहाँ पर ऑर्गन है उस ऑर्गन पे कंसिस्ट होगी। नसल कैविटी, नोज, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रेकिया, लंग्स एंड ब्रोंक्यूल्स और डायफ्रागम, इतने ऑर्गन्स पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट होगी। जनरली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा ये कि जो ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन रिच जो एयर होगी वो नाक से बॉडी में इनहेल की जाएंगी और फिर बाद में उसी एयर को जो नाक में जो मतलब हेयर हो गए उनसे फिल्टर कर थ्रोट के थ्रू लंग्स तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसे कि डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर को नोज के थ्रू हमने ऑब्टेन किया, फिर बाद में उसको जो हेयर थे नोज में उससे वो फिल्टर हुई, फिर बाद में उसे एक पैसेज के थ्रू मतलब थ्रोट और लंग्स तक उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर बाद में लंग्स में जो लंग्स होंगे जनरली वो दो पैसेज में, एयर पैसेज में, स्मॉलर पैसेज में वहाँ बाद में डिवाइड हो जाएगा। और फाइनली वो जो ट्यूब्स हो गई वो एयर पैसेज की ट्यूब्स वो एल्वेलाई से कनेक्टेड होगी, मतलब वो एल्वेलाई में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये लंग्स में होगा। फिर बाद में जो एल्वेलाई होगी वो एल्वेलाई जनरली जो होगी वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर उसका होगा। जनरली जो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो एल्वेलाई होगा उनका डायरेक्ट वो एक स्पेसिफिक सरफेस प्रोवाइड करेंगी गैसेस एक्सचेंज के लिए, और जो एल्वेलाई की जो वॉल होगी वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी ब्लड वेसल से वो डायरेक्टली कनेक्ट होगी। फिर बाद में जो ऑक्सीजन
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब इनहेल किया जाएगा, वो ऑक्सीजन फाइनली एल्वेलाई के थ्रू डायरेक्टली ब्लड वेसल तक जाएगा। ब्लड वेसल में जाने के बाद वहाँ पर ब्लड में का जो हीमोग्लोबिन होगा वो उसके साथ रिएक्ट होगा, और रिएक्ट होने के बाद वो पूरे मतलब जितने भी सेल्स हो गए बॉडी के उनको तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये था यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह से परफॉर्म होती है, जैसे कि लास्ट में हमने देख लिया। तो लास्ट में जो लास्ट वाला टॉपिक है हमें ये देखना है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट, जैसे कि एनिमल में रेस्पिरेशन होती है उस तरह से प्लांट में भी रेस्पिरेशन होती है। तो गैसेस एक्सचेंज जो होता है प्लांट में वो जनरली 3 वे में एक्सप्रेस किया जाएगा। पहला जो होगा वो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा विच प्रेजेंट इन लीव्स, दूसरा सरफेस ऑफ रूट, और तीसरा जो लेंटिसेल्स हो गए स्टेम, उनके हेल्प से जो रेस्पिरेशन इन प्लांट परफॉर्म की जाएगी। जैसे कि जो वो लीव्स हो गए उसमें स्टोमेटा होगा, और स्टोमेटा की जो एक्टिविटी होगी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके हेल्प से जो लीव्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। और लेंटिसेल्स जो हो गए वो जनरली स्टेम में हो गए, और उनके हेल्प से भी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है प्लांट में कंप्लीट होगी। एक्चुअली रेस्पिरेशन जो होगी प्लांट में उसमें होता क्या है, मतलब रेस्पिरेशन जब प्लांट में होगी तो जनरली ये होगा कि प्लांट जो है ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेंगे और उसी ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद उस ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये जो टाइप यहाँ पर हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन का, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी रेस्पिरेशन को हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ग्लूकोज जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करेगा प्लस H2O प्लस वाटर। ठीक है, तो इस तरह से रेस्पिरेशन इन प्लांट प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर हमने जो लाइफ प्रोसेस नाम का जो चैप्टर है 10th क्लास का, उसका जो हाफ पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक।